स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। आज हम करेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक के हफ्ते के लिए। और आज टॉपिक्स जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 32 जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आपने देखा होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में लगातार बातचीत हो रही है कि आर्टिकल 32 के इस्तेमाल से क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या मुद्दे बन रहे हैं जिनका आपको आभास होना चाहिए। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआई और जनरल कंसेंट का इशू। ठीक है, हम समझेंगे कि इससे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या संवैधानिक मुद्दे निकल के आ रहे हैं और हमको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानेंगे कि बेलगांव डिस्प्यूट क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच जो खींचतान हो रखी है वो इशू क्या है। और फिर आज हम समझेंगे कि हमारे न्यूज़ मीडिया को रेगुलेट कौन करता है, कैसे करता है और इससे क्या मुद्दे निकल के आते हैं। ऑलराइट, और आखिरकार केरला ने एक ऑर्डिनेंस बनाई थी जिसका काम था ऑनलाइन हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करना, ऑनलाइन डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज करना। लेकिन आज सुबह ही और या फिर कल केरला ने वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया है। तो हम समझेंगे कि उससे क्या इश्यूज निकल के आते हैं और प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल 32। रिसेंटली मुद्दा क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक केस की हेयरिंग के दौरान कहा कि हम प्रेफर करेंगे कि लोग हाई कोर्ट्स में ही हाई कोर्ट्स में ही पर्सनल लिबर्टी के मुद्दे निपटा लें, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज़ गेटिंग क्लॉग्ड अप। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं पर्सनल लिबर्टी के आसपास और उनके पास टाइम नहीं है ये सब डील करने का। अब इससे काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। न्यूज़पेपर्स में लोग लिख रहे हैं कि एक बहुत अलग अलग तरीक़ों से गलत काम था। ये आर्टिकल जो है उस पर डिस्क्रेशन नहीं लगती है। तो हम समझते हैं कि आर्टिकल 32 है क्या और आर्टिकल 32 से क्या इश्यूज निकल के आते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिकल 32 का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, ब्रिटेन में हेबियस कॉर्पस एक्ट्स हैं। ठीक है, हेबियस कॉर्पस एक्ट्स क्या कहती हैं कि अगर सरकार या फिर कोई और किसी इंसान को अबडक्ट कर लेता है, कहीं ले जाता है, तो मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वो सरकार को बोले कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान को कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, इस राइट को। ठीक है, अब इसी टाइम पर जब हेबियस कॉर्पस 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जब हेबियस कॉर्पस एक्ट्स अपने प्राइम पर थी, उसी टाइम में फ्रांस ने भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू हैव अ डिस्टिंक्ट रिलीजन, ये सब। एवी डाइसी जो हमको रूल ऑफ लॉ के बारे में भी सिखाते हैं हमारी पॉलिटी में, उन्होंने कहा था कि ये ब्रिटेन का एक लॉ, एक हेबियस कॉर्पस का राइट फ्रांस या फिर बाकी देशों के 1000 राइट्स के बराबर है। ठीक है, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि हेबियस कॉर्पस का जो राइट है उसके साथ एक प्रोसीजर अटैच्ड है। जनता को ये पता है कि इस राइट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, जबकि बाकी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशंस और बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस के जो राइट्स थे उनके साथ कोई प्रोसीजर अटैच नहीं था, वो लॉफ्टी डेक्लेरेशंस थी। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी राइट जिसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट अटैच नहीं होता है वो हॉलो राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, है ना। राइट टू इक्वालिटी, 6 अलग अलग तरह की फ्रीडम्स हैं, उसके बाद रिलीजन के ऊपर राइट्स हैं। अब ये सारे राइट्स अगर इनको इन्फोर्स करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा तो ये राइट्स का कुछ खास मतलब नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास आर्टिकल 32 है। ये 32 इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैक्सिम में बिलीव करता है, इस मैक्सिम के साथ अलाइंड है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर अधिकार आएगा वहां पर कोई ना कोई तरीका होगा उस अधिकार को सुनिश्चित करने का। ठीक है, अब हम ये भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या फर्क है। ठीक है, लेकिन पहले हम आर्टिकल 32 को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरे संविधान में कुछ सबसे जरूरी आर्टिकल्स में से एक है और इसलिए हमारे को क्लॉज बाय क्लॉज जाना जरूरी हो जाता है। क्लॉज 1 ये कहता है कि the right to move to Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed। और ये operative word है, discretion नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी इस पार्ट में, राइट इन दिस इस पार्ट में, यानी कि आर्टिकल पार्ट 3 में
जिन भी राइट्स का अवहेलना होगी, जिन भी राइट्स को जिन भी राइट्स के बारे में बात होगी, उन राइट्स को इन्फोर्स करना सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। कौन कौन से रिट्स? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शोरारी। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ये रिट्स देता है, ये टूल्स देता है, जिससे वो इन पार्ट 3 के अंदर जो राइट्स अवेलेबल है सिटीजन्स को, उनको इन्फोर्स कर सके, ठीक है। क्लॉज 3 भी इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून बनाकर, बाय वर्च्यू ऑफ अ लॉ, कानून बनाकर किसी और कोर्ट को उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इन राइट्स को इन्फोर्स करने का तरीका दे दे, राइट। सो एनी अदर कोर्ट ऑफ द लैंड कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दीज राइट्स अगर पार्लियामेंट उस कोर्ट को ये ताकत दे तो, ऑलराइट। और क्लॉज 4 इज एज इंपॉर्टेंट एज द अदर क्लॉजेस। क्लॉज 4 क्या कहता है कि ये जो राइट है, राइट, इन्फोर्समेंट का जो राइट है बाकी राइट्स के रिलेटिव में, आर्टिकल 32, केवल कुछ ही सिचुएशंस में सस्पेंड किया जा सकता है, और वो सिचुएशंस जो है वो संविधान खुद बताएगा, ठीक है। इट सेज द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ऑलराइट। सो यू नीड टू नो अबाउट आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप अपने पॉलिटी की क्लास में रिवाइज करेंगे, ऑलराइट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक राइट है जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म देता है बाकी राइट्स के लिए, and this by itself is a right, ठीक है। आर्टिकल 32 by virtue of being a part of part 3 is also a right in itself। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये हथकंडा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये तरीका है आर्टिकल पार्ट 3 के राइट्स को इन्फोर्स करने का। हाई कोर्ट्स के पास भी तरीका है, और वो तरीका आता है आर्टिकल 226 से। तो हम समझेंगे कि अगर हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है, तो उनमें फर्क क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा फर्क है नेचर ऑफ द राइट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 32 से पावर आती है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए आती है, और इसलिए वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 के मद्देनजर जो पावर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो पार्ट 3 में नहीं है। तो 226 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑलराइट। देन सस्पेंशन, आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में। 226 को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ऑलराइट। उसके बाद स्कोप इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो नैरो है। वो नैरो क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट केवल पार्ट 3 के राइट्स इन्फोर्स कर सकता है, राइट। इक्वालिटी, 6 अलग अलग तरह की फ्रीडम्स, रिलीजन, ऐसे राइट्स इन्फोर्स कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इन राइट्स को इन्फोर्स करने की भी पावर है, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर और कोई लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने की पावर है, राइट। सो द jurisdiction under 226 is much wider than that of the jurisdiction under article 32, ऑलराइट। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रेशन पे, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बताया था गारंटीड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 32 में। इसका मतलब आर्टिकल 32 में डिस्क्रेशन नहीं है जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आर्टिकल 226 में डिस्क्रेशन है। तो हाई कोर्ट कैन चूज टू नॉट इन्फोर्स द राइट्स, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 32 का जो राइट है वो सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वैसे आपको केसेस पता होने जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका जीएस का आंसर आता है और आप इस केस को लिख देते हैं, आपके आंसर का प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, है ना, इवैल्यूएटर पे। वो बोलेगा कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छे से प्रेप की है। तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 7 जजेस की बेंच ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज इंटेग्रल एंड एन एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। अब इतना इंपॉर्टेंट राइट है ये, ठीक है। रोहित डे और उपेंद्र बख्शी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और आप कुछ कीजिए इस बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट को पीपल्स कोर्ट बनाता है, लोगों का कोर्ट बनाता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक केस में ओरल कमेंट दिया कि हाई कोर्ट्स को बोलिए कि वो इन मैटर्स से डील करें, तो शायद बनता है एक्सपर्ट्स का इस बात पे डाउट क्रिएट करना, राइट। वो लिख रहे हैं कि ये शायद सही नहीं था। अब
आपको समझ में आएगा कि इशू क्या है। अगर जीएस में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको इस पूरी गाथा को लिखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और जो फ्रेश कंट्रोवर्सी है उसका बेसिस क्या है। ठीक है, पिछले कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया हुआ है कि आर्टिकल 32 को यूज करना जरूरी है। आर्टिकल 32 एज अ राइट है, सब्जेक्ट टू रेस जुडिकाटा। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या, कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं कुछ फैक्ट्स में, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास जिसमें ब्रॉड वही फैक्ट्स थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, फिर ये बात सही नहीं है कि अगर उन्हीं फैक्ट्स के रिलेटिंग सुप्रीम कोर्ट के पास वैसा ही केस गया और सुप्रीम कोर्ट को उस पर दोबारा वही जजमेंट देनी पड़े। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा है कि ऐसे ही दोबारा केसेस नहीं आने चाहिए, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वैसे केसेस भी दोबारा आते हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट को पावर्स अंडर आर्टिकल 32 एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको जरूरी है, अगर इस इशू पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जरूरी है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के बीच में डिस्टिंक्शन समझ में आना। और आप ये कोट कर सकते हैं ऐसा कैसा, रोहित डे ने जो कहा है कि ये पीपल्स कोर्ट है। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट इशू है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जनरल कंसेंट का। ठीक है, हम जानते हैं सीबीआई क्या है ना, हम जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा इशू होता है जहां पर लोगों का सरकार पे या फिर स्टेट की सरकार पे, राज्य सरकारों पे भरोसा नहीं होता है, तो उनकी आम डिमांड क्या होती है कि हमें एक निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। ठीक है, अब वो ये कहते तो हैं कि हमें निष्पक्ष सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, लेकिन इस सीबीआई के मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हमारा एक संघीय ढांचा है ना, और हमने क्या किया है कि लिस्ट्स में डिवाइड कर दिए सब्जेक्ट्स को। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है ना। तो स्टेट लिस्ट में आते हैं आपके पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार को वो अपने लिए पुलिस नहीं बना सकती है। स्टेट सरकार, राज्य सरकारों का काम है पुलिस प्रशासन का। ठीक है, लेकिन सीबीआई तो केंद्रीय मानते हैं हम, सीबीआई को तो हम बोलते हैं कि वो केंद्रीय बॉडी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो पुलिस ही नहीं बना सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है पुलिस किन के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए वो बना सकती है पुलिस। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत केंद्रीय सरकार ने सीबीआई को जन्म दिया। ठीक है, सीबीआई 1956 में सीबीआई बनाई गई और ये सीबीआई दूसरे स्टेट्स में जाकर भी काम करती है। ठीक है, पहले हम अब डीपीएससी एक्ट पर आते हैं। ठीक है, सेक्शन 5 जो है उस एक्ट का वो ये कहता है कि सेंटर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है ज्यूरिसडिक्शन सीबीआई की टू अदर एरियाज, अलग अलग इलाकों में। जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र जा सकती है सीबीआई और जा सकती है छत्तीसगढ़, तो सेंटर कर सकता है। लेकिन सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है ये एक्सटेंशन बिना राज्य की कंसेंट के, राज्य की मजबूरी के बिना की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट का कंसेंट जरूरी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई टू अदर स्टेट्स। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस स्कीम को भी परमिट करता है, नहीं करता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस तरीके से भी, क्या राज्यों की मंजूरी के बाद भी ऐसा किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का दूसरे राज्यों में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद वहां से अपील इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमें पता चलेगा कि ये स्कीम भी संवैधानिक है या नहीं है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, फिलहाल में 8 अलग अलग राज्यों ने एक एक करके सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लिया है। कहा है कि हमें नहीं मंजूर है कि सीबीआई हमारे राज्य में आकर इन्वेस्टिगेशन करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई और ऐसी बॉडी है जिसका पैन इंडिया कवरेज है? अगर आप सोचें इस बारे में तो आप जानेंगे कि एक बॉडी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद बनाया गया था, है ना। आपको याद होगा ना एनआईए के बारे में, है ना। तो एनआईए का क्या मामला है यहाँ पर? अगर सीबीआई दूसरे राज्यों में जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती तो एनआईए कैसे कर सकती है? मैंने आपको बताया डीपीएसई का सेक्शन 5 और सेक्शन 6 क्या कहते हैं। एनआईए एक्ट जो कि 2000 का कानून है, उसका भी एक सेक्शन 6, और ध्यान से देखिएगा वो क्या कहती है। इट स्टिपुलेट्स द सेंटर कैन टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द एक्ट विदाउट रिक्वायरिंग कंसेंट और कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों की मंजूरी या फिर उनसे सहमति लिए बिना
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन राज्यों में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन ये तो संवैधानिक स्कीम के थोड़ा सा खिलाफ लगता है, ऐसा लगता है कि शायद ये संवैधानिक नहीं है। और यही हुआ था जब जब विकीलीक्स का 2011 में खुलासा हुआ, बहुत अलग अलग तरह के खुलासे हुए, तो वहाँ से एक बड़ी अजीब सी भी डिटेल निकल के आई। जो बात थी पी चिदम्बरम और रॉबर्ट मलर, जो उस समय भी FBI में काम करते थे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस US में, उनकी एक बातचीत सामने आई थी जिसमें पी चिदम्बरम उनको कह रहे हैं कि NIA बनाने के लिए वो संवैधानिक नियमितताओं को तोड़ने के बहुत करीब आ गए हैं। ही सेज पेरिलियसली क्लोज टू क्रॉसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, यानी कि वो जानते हैं कि NIA का गठन किसी ना किसी तरह गैर संवैधानिक है, ठीक है। लेकिन एक NIA होनी भी जरूरी है ना। हम आतंकवाद और इन मामलों में हम नहीं चाहेंगे कि हर राज्य अपने अपने एंड पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, हम चाहते हैं कि यूनिफाइड इन्वेस्टिगेशन हो। तो एक इंटरेस्टिंग संवैधानिक सवाल खड़ा होता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में FBI है, हमारे यहाँ भी NIA होनी चाहिए, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में चैलेंज किया है NIA के गठन को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया है कि ये गैर संवैधानिक है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, वो केंद्रीय सरकार का काम नहीं है। और इस पर भी हम जल्द ही सुनवाई देखेंगे शायद, ठीक है। उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि अब ये जो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया है CBI से, इससे फर्क क्या पड़ेगा, और ये जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो तरह के कंसेंट होते हैं, एक होता है जनरल कंसेंट और एक होता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट के तहत अगर आपकी राज्य सरकार ने जनरल कंसेंट दे रखा है तो CBI किसी भी समय किन्हीं भी कंडीशंस के अनुसार आ सकती है आपके स्टेट में, केस रजिस्टर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पब्लिक ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी कर्मचारियों को अपने तक बुला सकती है पूछताछ के लिए। अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो किसी भी केस के लिए CBI को पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंसेंट, ठीक है। और अब स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ेगा, केस दर केस देखा जाएगा। जिन मामलों में पहले से ही कंसेंट था और उसके बाद विड्रॉ कर लिया और उनमें इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चल रही थी, उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। और अब भी जनरल कंसेंट के विड्रॉल के बाद भी ऐसा नहीं है कि CBI कोई क्राइम होगा तो उसमें बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देगी। वो अलग अलग तरीके हैं, वो क्या करेंगी, वो केस किसी और क्षेत्र में रजिस्टर कर लेंगी और फिर वो दूसरे क्षेत्र में कहेंगे कि हमें इन्वेस्टिगेशन फॉलो करने के लिए वहाँ पर जाना है। तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस विड्रॉल के थ्रू राज्य सरकारें केंद्र सरकार को बता रही हैं कि आप संघीय ढांचे, आप फेडरलिज्म के ऊपर गलत चोट कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये दोनों एजेंसीज इंपॉर्टेंट है, CBI और NIA, और ये दोनों ही फेडरलिज्म के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको इन पेचीदगियों का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक और इशू, बेलगांव का इशू। आप जानते हैं, और या फिर आपको जान लेना चाहिए कि बेलगांव जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, उत्तर कर्नाटक में। आप देख सकते हैं किस तरह से सैंडविच्ड है, स्ट्रैडल्ड है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, ठीक है। अब हुआ क्या था, 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा था, तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने क्या किया कि ये जो बेलगांव का इलाका है ये कर्नाटका को दे दिया, ठीक है। एक सेकेंड, बेलगांव का इलाका है कर्नाटका को दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस टाइम कहा कि ये जो इलाका है इसमें काफ़ी सारे मराठी लोग रहते हैं, ठीक है, और मराठी बोली भी बोलते हैं, तो फिर ये सही नहीं हुआ कि आपने ये पूरा इलाका कर्नाटका को दे दिया, जो कि उस टाइम पे मैसूर था और ये बॉम्बे स्टेट था, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि महाराष्ट्र ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ही एक सेक्शन यूज करके केंद्रीय सरकार को कहा कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए और हमें बताइए कि क्या मराठी स्पीकिंग एरियाज को कर्नाटका में क्यों जोड़ा गया है, ठीक है। उस बेसिस पर एक महाजन कमेटी का गठन हुआ था 1966 में, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया था और उन्होंने कहा कि कुछ तालुकों को, ठीक है, कुछ तालुकों को, जैसे कि कारवाड़, हलियाल और सुपर्णा, ये तालुक आते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। कारवाड़, सुपर्णा और हलियाल ये इस इलाके में आते हैं, इनको हमें महाराष्ट्र को दे देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मराठी बहुल इलाका है वो, परंतु बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो कर्नाटका के पास ही रहना चाहिए, ठीक है। और ये अब खबरों में क्यों है, क्योंकि अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और
और कर्नाटका के कुछ मंत्रियों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। वो पब्लिक में एक दूसरे के ऊपर कमेंट मार रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, वो कह रहे हैं ये इलाका हमारा है। ये न्यूज़ में है, बस आपको अंदेशा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है, आपको ज़्यादा गहरे इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो एक बड़ा मुद्दा आज हम समझेंगे वो है रेगुलेशन ऑफ टीवी, ठीक है, टीवी न्यूज़ बेसिकली, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप टीवी चलाते हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे आजकल कुछ बहुत ही विचित्र तरह की चीज़ें चल रही होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, कई बार हेटफुल चीज़ें भी बोल दी जाती हैं। ऐसा लगता है कि कोई रेगुलेशन ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं है, है ना। तो ये सवाल आपने पूछा ही होगा अपने आप से कि चल क्या रहा है, कौन रेगुलेट कौन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल सरकार से पूछा कि क्या कोई तरीका है, क्या कोई प्रोसेस है, क्या कोई प्रक्रिया है जिसके तहत इन टीवी चैनल्स को रेगुलेट किया जा सकता है। उसका जवाब सरकार ने क्या दिया और ये मुद्दा क्या है, क्या कुछ रेगुलेशन होता भी है या नहीं होता है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सीधा जवाब इसका पहले ही दे दूँ कि कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट है 1995 की, ठीक है। केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट है जिसका सेक्शन 20 ये कहता है कि सरकार रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन ऑफ एनी प्रोग्राम जो उसे लगता है, जो सरकार को लगता है कि वो प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड के तहत नहीं है। प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड एक रूल 6 ऑफ केबल टीवी नेटवर्क रूल्स के तहत आता है। एक कोड है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर सरकार को लगता है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो टीवी प्रोग्राम है जो इस प्रोग्राम को वायलेट करता है, जो इसके तहत नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार ट्रांसमिशन रोक सकती है या फिर रीट्रांसमिशन रोक सकती है। अभी थोड़ा अजीब सा कानून है। आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा आपत्तिजनक है या नहीं है? आपको उसके लिए पहले कोई बॉडी बिठानी पड़ेगी जो हर प्रोग्राम के एयर होने से पहले चेक करेगी कि आपत्तिजनक है या नहीं है ना। वो सेंसरशिप हो जाएगी, वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधा मखौल उड़ा दिया जाएगा अगर कोई ऐसे चेक करने लग जाए कि क्या आपके प्रोग्राम में कुछ गलत तो नहीं कहा है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब सा कानून है क्योंकि प्री सर्टिफिकेशन ऑफ कंटेंट के लिए कोई बॉडी है नहीं और ना ही होनी चाहिए, है ना। अब उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ताकतें नहीं हैं, कभी कभार कुछ देख लिया जाता है, कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉडी नहीं है। उसके बाद स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को एक अंतर मंत्रालय, एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी देखती है। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू राइट if there is a question that turns up is that there is a responsibility on the channels to ensure that programs are not in violation of the program code, कि यह स्वायत्तता से ये चैनल्स को देखना है कि वो कुछ ऐसा प्रसारित ना करें जो कि इस कोड को का उल्लंघन करता है। ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। रूल 6 जिसके बारे में मैंने आपको बताया था केबल टेलीविजन रूल्स में, वो खुद कहता है कि अटैक्स ऑन रिलीजियस और कम्युनिटीज और विजुअल्स और वर्ड्स कंटेम्पचुअस ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स वो कैरी नहीं करने हैं, उनको नहीं प्रसारित करना है, ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि होना क्या चाहिए? क्या सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, क्या सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए या फिर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेशन होना चाहिए? ये 3 ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। आप जब भी आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर करेंगे कि 3 ऑप्शंस बनते हैं। पहला, सरकारी रेगुलेशन गलत आइडिया है ना। हम समझ सकते हैं कि क्यों गलत आइडिया है ना। सरकारों को जनरली इंडिपेंडेंट मीडिया पे रेगुलेशन नहीं करना चाहिए, है ना। हमने देखा कि कैसे 1995 की एक्ट भी फेल सी हो गई, है ना, रेगुलेट करने में, सरकार आर्टिकल रेगुलेट करने में न्यूज़ मीडिया को। आर्टिकल 19 के इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सरकार ने कई बार क्या किया है कि कुछ गाइडलाइंस डाली हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, और उन गाइडलाइंस को भी निहत्ते वायलेट किया जाता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उन गाइडलाइंस में क्या लिखा है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन इज अ बैड आइडिया both by virtue of constitutionalism and in practice, right? And in practical terms, वो अगर सरकार कह भी देगी करना है तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की कहानी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है सेल्फ रेगुलेशन। 2008 में सरकार ने देखा कि न्यूज़ मीडिया बढ़ रही है और
शायद कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। तो सरकार ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनाया, और इसके एक बड़े फेमस जस्टिस थे, जस्टिस वर्मा को इनका हेड बना दिया गया। तो जस्टिस वर्मा ने कहा कि देखिए, मैं इस ग्रुप का हेड तब तक नहीं बनूंगा, और ये प्राइवेट बॉडी है, ध्यान रखिएगा, मैं इस प्राइवेट बॉडी का हेड तब तक नहीं बनूंगा जब तक मुझे ये अश्योरेंस ना मिले कि सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी, सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे, और ज़्यादा अब तक सरकारों ने इंटरवेंशन नहीं किया है। लेकिन इसके साथ और कुछ मुद्दे हैं। नेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने एक सेटअप किया, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, NBSA, ठीक है। इसके जो मेंबरशिप है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ चैनल्स खुद आकर उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और ये कमेटी बनाई है, और ये उनके ऊपर है कि वो इनकी रूलिंग्स फॉलो करें या ना करें, ठीक है। होता क्या है कि जब भी ये जो कमेटी है ये कोई ऐसी रूलिंग देती है जो चैनल को नहीं पसंद आता है, तो चैनल बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई सारे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और कई सारे कंप्लेंट्स आई थी, और उनको उस कमेटी के फैसले मानने नहीं लगे या फिर फेयर नहीं लगे, तो उन्होंने अपना खुद का एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन बना दिया, है ना, और रीजनल न्यूज़ चैनल्स के साथ मिलकर। तो बहुत सारे सेल्फ रेगुलेटर्स हो सकते हैं ऐसे, तो हर न्यूज़ चैनल अपना खुद का एक रेगुलेटर बोर्ड बना ले और कहे कि हम खुद को रेगुलेट कर लेंगे, है ना। इसीलिए NBA ने यहाँ पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप सरकार को कहिए कि वो हमें एक स्टैट्यूटरी रिकग्निशन देते हैं, हमको कानून के तहत एक बॉडी बना दें, और हमारे जो फैसले हैं उनको इन्फोर्सेबल बना दें, कि हम जो भी फैसले दें वो हर किसी पर लागू हो बराबर तरीके से। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है नॉन न्यूज़ टीवी चैनल्स पे, ठीक है। अब आप सोच तो रही होंगे कि न्यूज़ चैनल्स को तो ऐसे रेगुलेट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो फिर नॉन न्यूज़ चैनल्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। उनके लिए एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन बनाई गई है, जिसकी एक बॉडी है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। आपने नोटिस किया होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे चीखना, चिल्लाना या फिर सोशली या फिर कम्युनली ऐसी बातें नहीं की जाती है ना। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि वल्गैरिटी नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स में, या फिर कम्युनली सेंसिटिव बातें नहीं की जा सकती हैं। तो वो किस लिए है? क्योंकि ये जो बॉडी है ये ढंग से काम करती है, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, और ये एफिशिएंटली काम करती हैं, और इनकी जो डिसीजंस हैं, जब कंप्लेंट्स आती हैं इनके पास, जो ये डिसीजंस लेते हैं वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो ऐसा क्या फ़र्क है न्यूज़ चैनल्स के रेगुलेशन में और नॉन न्यूज़ चैनल्स के रेगुलेशन में? आप नोटिस करेंगे कि न्यूज़ चैनल्स का जो रेगुलेशन होता है वो अक्सर काफ़ी पॉलिटिसाइज्ड होता है, उसमें काफ़ी राजनीति होती है ना, इसलिए उसका रेगुलेशन मुश्किल होता है। और एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो कॉरपोरेट हाउसिंग से एसोसिएटेड होते हैं, जहाँ पर जनरली इतना ऑन द सरफेस पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ढंग से काम कर जाती है, ठीक है। अब आपको ये जब समझ में आ गया है तो आप सोच रहे होंगे कि तीसरा अल्टरनेटिव क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। और यही अल्टरनेटिव है जो ज़्यादातर कमेंटेटर्स कहते हैं कि सबसे सही है। सेल्फ रेगुलेशन नहीं चलेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं चलेगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसके पास ये ताकतें दी जाएं कि वो रेगुलेट कर सकती हैं, ठीक है। और आपका जो आंसर होगा उसका कंक्लूजन भी इसी तरफ आना चाहिए, ठीक है। आप अपना कंक्लूजन खुद लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा लिखेंगे तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी विद इंडिपेंडेंट पावर्स, परहैप्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कई ये भी आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि मीडिया का रेगुलेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव बनना चाहिए, ठीक है। 3 एस्टेट्स हैं एग्जिस्टिंग, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और कई लोग कहते हैं कि मीडिया चौथा एस्टेट है, चौथा स्तंभ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो अगर वो चौथा स्तंभ है और बाकी 3 स्तंभ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत आते हैं, शायद मीडिया को भी, शायद इंफॉर्मेशन को भी चौथा स्तंभ होना चाहिए। आप वहाँ पर भी हिंट कर सकते हैं दैट देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट शुड रेगुलेट मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स, ऑलराइट। ऑनलाइन न्यूज़ का क्या मामला है? जो आप कभी भी आपको रिसर्च करनी होती है, आप सीधा चले जाते हैं स्क्रोल पे, वायर पे, यहाँ पर क्या सीन है? क्या ये रेगुलेटेड हैं? अभी तक नहीं थे,
लेकिन अब एक रिसेंटली 9 नवंबर या 10 नवंबर की नोटिफिकेशन आई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब ये हमारी रेगुलेशन में आता है, यानी कि अब वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अब उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस यही जानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अब OTT के साथ, यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी अब सरकारी रेगुलेशन के तहत आते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस पर एक बड़ा अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक देयर शुड बी मच ऑफ एन इशू अंडरस्टैंडिंग what just happened here. There could be a prelims question also. ठीक है, एक स्टेटमेंट आ सकती है कि ये रेगुलेटेड है या फिर ये रेगुलेटेड नहीं है, और आपको you would be called upon to judge what is regulated and what remains unregulated. All right. तो उसके बाद इसी ट्रैजेक्टरी पे अब रिसेंटली क्या हुआ, केरला सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाए थे वो। तो ये ऑर्डिनेंस करती क्या थी, ये क्रिमिनलाइज करती थी ऑनलाइन डेफेमेशन को। फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे जो डेफेमेशन किया जा रहा है, किसी और के प्रति ऐसी बातें करना जो शायद उनके स्टेटस एंड सोसाइटी को नीचे करें, या फिर कम्युनल हेट्रेड पैदा करना। उन्होंने कहा कि आज से उन्होंने अपनी पुलिस एक्ट को अमेंड करके, केरला ने अपनी पुलिस एक्ट को अमेंड करके कहा कि अब से यह क्रिमिनलाइज्ड है, अब सरकार एक्शन ले सकती है। और केरला हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये जो है ये हम नहीं, वी वोंट स्टैंड फॉर दिस, हम ये गैर संवैधानिक है ऑन द फेस ऑफ इट और इसको जाना है। ठीक है, केरला सरकार ने कह दिया था। और फिर केरला सरकार ने केरला हाईकोर्ट को कहा कि हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को प्रोसिक्यूट करेंगे, हम किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो फिर आपका इंटेंशन क्या था, है ना। और ये ज़्यादा खबरों में इसलिए भी रहा क्योंकि केरला जो है वो आमतौर पर ऐसा स्टेट नहीं माना जाता है जो कि ऐसे कानून पुश करेगा, है ना। तो फिर सवाल ये बनता है कि केरला ने ऐसा क्यों किया। अब केरला सरकार का ये तर्क है कि जब श्रेया सिंघल जजमेंट में सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया, तब एक बड़ा वैक्यूम बन गया लॉ का, और इस वजह से, इस वैक्यूम की वजह से हम ऑनलाइन हेट स्पीच से डील नहीं कर पा रहे हैं, कि वहाँ पर एक लैक्यूना है लॉ में और हमको कोई ना कोई ऐसा हथियार चाहिए जिससे हम ऐसे हरकतों को से डील कर सके। अब लॉ कमीशन ने 2018 में इनफैक्ट ये रेकमेंड किया था कि जो सेक्शन 66A के जो वेगली वर्डेड, ओवरवेलमिंगली डिस्क्रिशनरी सेक्शंस जो थे, उनकी जगह पर कुछ टाइटली वर्डेड, कुछ सिंपल डायरेक्ट क्रिमिनलाइजिंग सेक्शंस को लाया जा सकता है। और केरला सरकार की भी वही तर्क है कि हमको कुछ नया सेक्शंस चाहिए जो कि इस लैक्यूना से डील कर सके। आपने भी नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन काफ़ी चलता रहता है ड्रामा, है ना, उससे डील करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसे ही कुछ कानूनों को फिलहाल ही में पारित कराया है छत्तीसगढ़ सरकार ने भी। तो यानी कि सभी राज्य धीरे धीरे करके, आप नोटिस करेंगे कई सारे राज्य पाइपलाइन में ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल पहले ये बनता है कि क्या लैक्यूना है कानून में, क्या ऑनलाइन स्पीच, ऑनलाइन हेट स्पीच अब रेगुलेटेड नहीं है, क्या उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये गलत है। आर्टिकल सेक्शन 67 है IT एक्ट का, IPC ही इतनी सारी चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि लैक्यूना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं और डायरेक्ट सिंपल टाइटली वर्डेड प्रोविजंस हैं जिनका इस्तेमाल करके सरकार ऑनलाइन हेट स्पीच से या फिर ऑनलाइन डेफेमेशन से डील कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि स्कोप है डील करने का पहले से लॉज में, लेकिन ये इशू इतना सिंपल नहीं है ना कि और पहले से जो लॉज हैं उन्हीं से डील कर लिया जाए। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आता है, वो आता है इंटरमीडियरीज का। फेसबुक, ट्विटर, क्या उनको जब ऑनलाइन के डेफेमेशन के केसेस आते तो क्या उनको कंटेंट स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, क्या उनको ट्वीट्स खत्म कर देने चाहिए, क्या उनको ट्वीट्स डिलीट कर देने चाहिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है जो इसी से रिलेटेड है, राइट। बिकॉज केरला गवर्नमेंट वांटेड कोऑपरेशन ऑफ दीज इंटरमीडियरीज। जो मैंने आपको IT एक्ट के बारे में बताया था नया 2008 की, उन्हीं के तहत कुछ IT रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, वो IT रूल्स कहते हैं कि इंटरमीडियरीज को, यानी कि गूगल, फेसबुक वगैरह के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब भी जांच एजेंसीज इन इंटरमीडियरीज से
सूचना मांगे या फिर कुछ मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए हैं उनकी जांच में उनकी सहायता चाहिए, तो ये इंटरमीडियरीज उनकी सहायता करे। ठीक है, ये उनके ऊपर ये एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आईटी रूल्स के तहत। अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये कहते हैं कि सरकार जो है ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बिना हमें बिना मतलब में बार बार हमें पता नहीं होता किस चीज़ के लिए मांग रही है, बस हमसे मांग लेती हैं। ठीक है, तो ये एक इशू है। इनफैक्ट 2018 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आया था संसद में जिसका नाम था सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, जिसके तहत ये आर्ग्यू किया गया था कि सोशल मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर उन्हें लीगल लायबिलिटी से बचना है तो उनको ये 2-3 चीज़ें करनी चाहिए कि वो जब भी जांच एजेंसियां मांगे तब उनको सूचना दे दें, जब भी कुछ ऐसी हेट स्पीच जैसी बात हुई वो अपने आप टेक डाउन कर दें, और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि एक क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, दूसरा इंटरमीडियरीज के ऊपर प्रेशर डाला जाए। ठीक है, ये 2 तरीकों से ऑनलाइन हेट स्पीच के ऊपर थोड़ा कुछ हद तक काबू लाया जा सकता है। अब जो तीसरी बड़ी चीज निकल के आई इस पूरे केरला एपिसोड के बारे में, वो ये निकल के आई कि वो कानून जो था वो बड़ा वेगली वर्डेड था। ऐसा लग रहा था कि बस किसी ने झट से उठा के और उस कानून को बना दिया है, कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उसके वर्डिंग पे, ब्रॉड पावर्स दे दी गई, यानी कि पुलिस वाले कुछ भी आरोप के तहत उस कानून को लगा सकते थे और किसी को जेल में डाल सकते थे, फाइन कर सकते थे। ये एक्सपर्ट्स का कहना था, क्रिटिक्स का कहना था। तो यानी कि दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि जो सरकारें हैं वो वाइड पब्लिक कंसल्टेशन नहीं कर रही हैं। ठीक है, उनको स्टेक होल्डर्स से बात किए बिना, एक प्रॉपर प्रोसीजर के बिना राज्य सरकारों ये कानून बना रही है, जो छत्तीसगढ़ के भी केस में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के केस में भी हो रहा है। तो हमको इसके बारे में इस तरह से सोचना है कि हमको 3 आर्ग्यूमेंट्स देनी होंगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। पहला ये कि रैम्पेंट क्रिमिनलाइजेशन सोल्यूशन नहीं है, कि आप बस क्रिमिनलाइज करते जाइए, ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, इंटरमीडियरीज के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि गूगल, फेसबुक ये सब संभाल लेंगे, ये भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कर देंगे और ऑनलाइन हेट स्पीच काबू में आ जाएगी। हमको ये लिखना है कि लॉज को जब फ्रेम किया जाता है तो वाइड पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, सबसे बातचीत करके फिर कानून की ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। और अगर आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दें तो हमें ये लिखना होगा आंसर में कि जो पुलिस पब्लिक इंटरफेस है उसको ठीक करना होगा। जब कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो ज़्यादातर ये होता है कि पुलिस वाले ज़्यादा ईगर नहीं होते हैं उस कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, और ख़ासकर अगर वो ऑनलाइन डेफेमेशन जैसे कुछ मुद्दे से डील करती है, या फिर उनके पास स्किल्स नहीं होती है, उनको पता ही नहीं है, उनको प्रोसीजर का ही आइडिया नहीं है। कई केसेस में ये भी देखने का आया है कि सेक्शन 66A जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में, कई जगहों पर पुलिस वाले अब भी उस सेक्शन का इस्तेमाल करके अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो स्किल्स, यानी कि हमें उनको समझाना है, पढ़ाना है, वहां पर काम करना है। ठीक है, तो आप इन 4 पॉइंट्स के साथ एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये मुद्दा भी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप अपने न्यूज़पेपर्स रूटीनली पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।